V70 अध्याय 69 डीप माँ। क्या आपको सनलाइट किंग लोड्स याद है जिसे आपने पिछली समूह कल्याण नीलामी के दौरान टोकन के रूप में इस्तेमाल किया था? लिन युआन के अचानक संदेश के कारण समूह में लगभग 5 सेकंड तक शांति रही। जल्द ही समूह में उन्माद फैल गया। परचेज विद नो लॉस स्टो की पिछली समूह कल्याण नीलामी ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया था। अंधे व्यापार के माध्यम से शामिल हुए नए सदस्य लिन युआन की भागीदारी पर नज़र रख रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा लिन युआन भी हाल ही में नहीं दिखा था, जिससे उससे मिलना मुश्किल हो गया था। इस प्रकार समूह में कई लोग थे जो लिन युआन का अभिवादन कर रहे थे। उसी समय कई लोग लिन युआन से अगली नीलामी में मौलिक मोतियों के बारे में भी पूछ रहे थे। कई लोगों को पिछले समूह कल्याण में बोली जारी न रखने का अफसोस था, जहां लिन युआन ने क्लाउड ड्रीम लेक मौलिक मोती और यहां तक कि परिभाषित जीवन मौलिक मोती की पेशकश की थी। इस प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती अत्यंत दुर्लभ थे और वे लगभग कभी भी बाजार में दिखाई नहीं देते थे। लिन युआन ने जवाब देने से पहले सवालों पर सोचा। डीप माउंटेन एल्डर लिन, चूंकि हर किसी को मौलिक मोतियों में इतनी दिलचस्पी है, तो क्यों न मैं हर रात 8 बजे एक मोती की नीलामी शुरू कर दूं। उनके शब्दों से समूह स्तब्ध रह गया। यदि हर रात एक मौलिक मोती की नीलामी की जाती तो इसका मतलब था कि लिन युआन एक वर्ष में 365 मौलिक मोती पैदा कर सकता था। समूह के सदस्य संसाधनों की इस संपदा को समझ नहीं सके। लिन युआन की घोषणा के बाद छिपे हुए वांग फुक्सियांग ने आवाज लगाए। वांग फुक्सियांग, ग्रुप एडमिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती में एक बाहरी परत होगी? पिछली नीलामी में आपने मुझे जो 11 क्लाउड ड्रीम लेक एलिमेंटल मोती बेचे थे वे मेरे ब्रेसलेट बन गए। मैं इसे अभी पहन रहा हूं और यह बहुत अच्छा लग रहा है। वांग फुक्सियांग के शब्दों ने समूह में मौजूद कई लोगों को, विशेष रूप से वहां उपस्थित सृजन गुरुओं को, आश्चर्यचकित कर दिया। वर्ग 4 के सृजन मास्टर्स बड़ी मेहनत से बाहरी परत के साथ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का निर्माण कर सकते हैं। इसे भौतिकवादी विलासिता की वस्तु बनाने के लिए उपयोग करना ईशनिंदा थी। इसके अलावा एक बार मौलिक मोती छेदित हो जाने पर मौलिक ऊर्जा कम हो जाएगी और कीमत भी गिर जाएगी। हालांकि उन्होंने वह सवाल उठाया जो कई लोगों के मन में था। वे बड़े लोग, जिन्होंने अंधे व्यापार के माध्यम से फुल ब्रोकेड मोती प्राप्त करने के लिए ऊंची कीमत चुकाई थी, विशेष रूप से इसमें रुचि रखते थे। लिन युआन ने वांग फुक्सियांग का प्रश्न देखा और तुरंत उत्तर दिया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, हाँ, हर मोती की एक बाहरी परत होगी, लेकिन विशिष्ट बाहरी परतें क्या होंगी ये तय नहीं है। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश ने बाहरी परतों वाले एलिमेंटल मोतियों की तुलना में बिना परतों वाले मोतियों की अधिक मात्रा का उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त लिन युआन नियमित रूप से स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उपयोग करती थी। इस प्रकार बाहरी परत के बिना उन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का उपयोग लिन युआन द्वारा किया गया। लिन युआन इतनी मूर्ख नहीं होगी कि ऐसी स्थिति में बाहरी परत के बिना स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की नीलामी कर दे। लिन युआन की प्रतिक्रिया से वांग फुक्सियांग की सांसें बढ़ गईं। बाहरी परत के अनिश्चित होने के उल्लेख ने वांग फुक्सियांग को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। वांग फुक्सियांग ने जल्दबाजी में जवाब दिया। वांग फुक्सियांग, ग्रुप एडमिन, आप बहुत बुरे हैं। अगर आप यह नहीं बताते कि बाहरी परतें क्या होंगी तो आप मुझे हर रात 8 बजे लॉग इन करके जांच करने की सज़ा दे रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी शरारतें बहुत पसंद हैं। लिन युआन की भौं फड़क उठी। ये औरत बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे खा जाना चाहती है। वास्तव में लिन युआन का हर रात एक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की नीलामी करने का निर्णय एक आवेगपूर्ण निर्णय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन के पास स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का भंडार बढ़ता जा रहा था। अगर उसे उनका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं मिला तो वे बेकार में धूल जमा करते रहेंगे। लिन युआन ने फ्लावर ब्रोकेड पर्ल्स ब्लाइंड ट्रेड की आवृत्ति भी बढ़ा दी थी। जब वह बाजार में सभी औरोरा पराग खरीद रहा था तो उसे हर दिन 30 नए समूह सदस्य भी मिले। परचेज विद नो लॉस स्टो लिन युआन का निजी नेटवर्क था। बड़ी संख्या में प्रवेश करने वालों ने उसके नेटवर्क का विस्तार किया, लेकिन नेटवर्क को अस्थिर भी किया। इसलिए लिन युआन ने नेटवर्क को जल्दी से स्थिर करने के लिए हर रात एक स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की नीलामी करने की योजना बनाई। ये गतिविधि अधिक लोगों को अंधे व्यापार के माध्यम से समूह में प्रवेश करने के लिए भी उकसाएगी। इससे लिन युआन को फ्लावर ब्रोकेड पर्ल ब्लाइंड ट्रेड से अपने लाभ को बढ़ाने और औरोरा पराग बाजार पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में मदद मिली। समूह के बाकी सदस्य जोर जोर से बातें कर रहे थे। हालांकि जब लिन युआन ने मास्टर डुआनली का जिक्र किया तो वह थोड़ा घबरा गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह उसकी छाती से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने सूर्य के प्रकाश के राजा लोर्ड्स के साथ क्या किया है। मास्टर डुआनली ने लिन युआन को यह नहीं बताया था कि उसने सूर्य के प्रकाश वाले राजा लोर्ड्स के फूलों के सिर अलग कर दिए हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सूर्य के प्रकाश वाले राजा लोर्ड्स की मृत्यु हो गई है।
उसे ऐसे विचार नहीं पालने चाहिए। हालांकि एक दिन पहले मास्टर डुआनली ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह सूर्य प्रकाश राजा लोट्स के ऑटेट को एक नए सूर्य प्रकाश राजा लोट्स में विकसित करने में असफल रही थी। उसे सूर्य के प्रकाश के राजा कमल की नाजुकता का एहसास तब हुआ जब उसने अलग हुए फूल के सिर को पोषित करने की कोशिश की। मास्टर डुआनली को उम्मीद नहीं थी कि सूर्य प्रकाश राजा लोट्स के घायल होने के बाद उसकी आत्मा क्यूई की आवश्यकता बढ़ जाएगी। अब जब लिन युआन ने उसे उसकी मूर्खता से परिचित करा दिया था तो वह घबरा गई। मास्टर डुआनली ने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की बोली जीतने के लिए सूर्य के प्रकाश राजा लोट्स पर निर्भर किया था। भले ही लिन युआन के सूर्य प्रकाश राजा कमल की मृत्यु उसके फूल के सिर अलग होने के कारण हो गई हो, मास्टर डुआनली कभी भी 12 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती नहीं देगी जो उसके तकिए के पास रखे थे। उसने तुरंत लिन युआन को एक निजी संदेश भेजा। मास्टर डुआनली हाल ही में कई लोगों के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे थे, इसलिए अगर लिन युआन ने समूह के सामने अपनी हरकतों का खुलासा किया तो वह हंसी का पात्र बन जाएगी। लिन युआन ने शुरू में समूह में पिछले 6 महीनों में बनाए गए संबंधों का उपयोग करके जलमग्न बार ड्रैगन झील के निर्माण के लिए आवश्यक आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करने की योजना बनाई थी। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर डुआनली उन्हें सूर्य प्रकाश राजा लोट्स घटना के बारे में निजी तौर पर संदेश देंगे। लिन युआन ने मास्टर डुआनली द्वारा भेजा गया संदेश देखा तो उसे लगा कि मास्टर डुआनली ने समस्या को लिन युआन की सोच से कहीं अधिक गंभीर माना है। मास्टर डुआनली के संदेश का तुरंत जवाब देने के बजाय लिन युआन ने गणना करना शुरू कर दिया कि इतने समय के बाद उसने कितने रेडियंस डॉलर कमाए थे। प्रतिक्रिया की कमी से मास्टर डुआनली और भी अधिक घबरा गए। मास्टर डुआनली, मुझे नहीं पता था कि सूर्य के प्रकाश के राजा कमल को अपने फूलों के सिर अलग करने के बाद अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इतनी शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता होगी। मेरे पास अभी आपको मुआवजा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो क्या ये ठीक है अगर मैं अपने श्रम के माध्यम से भुगतान करूं? लिन युआन ने अभी अभी अपने पास मौजूद रेडियंस डॉलर की गिनती पूरी की थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास केवल 22.6 मिलियन रेडियंस डॉलर ही थे। इसके अलावा लिन युआन ने अनजाने में चेंग वू के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में सभी रेडियंस डॉलर खर्च कर दिए थे। ये 22.6 मिलियन रेडियंस डॉलर ज़्यादातर लिन युआन की फेयर की बिक्री से कमाए गए थे। बाकी जो जियाक्सन के स्टोर में लिन युआन के हिस्से से आए थे, जिसका लिन युआन ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। लिन युआन ने अपनी जीभ चटकाए। उसने सामानों के व्यापार में बहुत ज़्यादा समय बिताया था और रेडियंस डॉलर से जुड़े ज़्यादा लेन देन नहीं किए थे। लिन युआन को लगा कि वह बहुत गरीब है, वह बाद में व्यापार में रेडियंस डॉलर का उपयोग नहीं कर पाएगा। लिन युआन ने तुरंत मास्टर डुआनली का संदेश देखा और सोचा कि मास्टर डुआनली न केवल भयानक थे बल्कि बेवकूफ़ भी थे। मास्टर डुआनली ने सूर्य प्रकाश राजा लोट्स के फूलों के सिर को अलग कर दिया था और उसे पोषित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता थी। लिन युआन को इस अनुभूति तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास केवल शुद्ध आत्मा क्यूई थी। यदि सूर्य प्रकाश राजा लोट्स को अशुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता होती तो लिन युआन स्तब्ध रह जाता। चूंकि मास्टर डुआनली उसे अपने श्रम से भुगतान करना चाहते थे, इसलिए लिन युआन निश्चित रूप से उसे अस्वीकार नहीं करने वाले थे। मास्टर हॉन्ग शेन के लिए ब्लिस की सभी एंजल फिश को विकसित करने का विशाल कार्य संभालना बहुत कठिन था। मास्टर डुआनली मास्टर हॉन्ग शेन की बहुत मदद करेंगे, लेकिन मास्टर डुआनली अभी भी क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थीं। वह इतनी दयनीय क्यों थीं? यहाँ तक कि उन्हें मुआवजे के रूप में शारीरिक श्रम की पेशकश तक करनी पड़ी। लिन युआन ने उत्तर दिया, मास्टर डुआनली, डीप माउंटेन एल्डर लिन, मैं आपके श्रम के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। चूंकि आप आत्म जागरूक हैं, इसलिए मैं इस तथ्य का पीछा नहीं करूंगा कि आपने जानबूझकर अपने द्वारा बेचे गए सामान को बर्बाद कर दिया। कृपया अपने आप को चेतावनी दी गई समझें, अन्यथा मैं आपको तुरंत समूह से बाहर निकाल दूंगा। लिन युआन का जवाब देखकर मास्टर डुआनली के चेहरे पर पीलापन आ गया। क्लास 4 क्रिएशन मास्टर बनने के बाद उसे कई वर्षों तक डांटा नहीं गया था। हालांकि वह वही थी जिसने सूर्य के प्रकाश के राजा लोट्स की पुनर्प्राप्ति पद्धति को गलत समझा था। मास्टर डुआनली ने लिन युआन को उत्तर दिया, मास्टर डुआनली, क्या ये स्वीकार्य है कि मैं मुआवजे के तौर पर 2 महीने तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करूं? लिन युआन ने सवाल दागते हुए योजना बनानी शुरू कर दी। डीप माउंटेन एल्डर लिन, ग्रेड 3 प्लेटिनम वाटर पोशन बनाने में आपको कितना समय लगता है? लिन युआन ने जिस प्लेटिनम जल औषधि के बारे में पूछा था वह एक आत्मिक तरल पदार्थ था जिसे जीनियस ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में तैयार किया था और एंजल फिश ऑफ ब्लिस को प्लेटिनम स्तर तक विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया था। वह चाहते थे कि मास्टर डुआनली उस एंजल फिश ऑफ ब्लिस को विकसित करें जिसे लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य में विकसित किया था। लिन युआन मास्टर डुआनली को अपने लोगों में से एक नहीं मानता था और यह मामला महत्वपूर्ण था। वह निश्चित रूप से मेल के माध्यम से मास्टर डुआनली को एंजल फिश ऑफ ब्लिस नहीं भेजने वाला था।
वह ये भी नहीं जानता था कि मास्टर डुआनली का सी ब्लिस कबीले से कोई संबंध है या नहीं। अगर सी ब्लिस कबीले को पता चल जाता कि वह ब्लिस की एंजलफिश का पालन पोषण कर रहा है तो वे तुरंत नोटिस कर लेते कि वह बाजार में मौजूद सभी औरोरा पराग खरीद रहा है। इस प्रकार लिन युआन क्रिएशन मास्टर की वर्जना को तोड़ना चाहता था और सीधे मास्टर डुआनली से स्पिरिट फ्लूइड खरीदना चाहता था। मास्टर डुआनली ने लिन युआन के संदेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह भी अपनी शक्ति साबित करना चाहती थी और उसने उसे भेजे जवाब में अपनी तारीफ की। मास्टर डुआनली, सामान्य श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स को प्लेटिनम वाटर पोशन की एक बोतल बनाने में 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे केवल 2 घंटे चाहिए। लिन युआन ने चालाकी से जवाब दिया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, अगर ऐसा है तो आप मेरे लिए हर दिन प्लेटिनम वाटर पोशन की 5 बोतलें बना सकते हैं। आपको 2 महीनों में 300 बोतलें बनानी चाहिए। इनमें से 1 महीना लंबा है, इसलिए मैं आपको उस दिन छुट्टी दे दूंगा। आप चुन सकते हैं कि महीने का कौन सा दिन आप आराम करना चाहते हैं। लिन युआन की प्रतिक्रिया से मास्टर डुआनली का गला लगभग रुक गया। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लिन युआन उसे प्लेटिनम वाटर पोशन बनाने के लिए कहेगा जिसे क्लास 3 क्रिएशन मास्टर भी बना सकते हैं। वह उसे क्लास 4 क्रिएशन मास्टर मानकर कम आंक रहा था। उसने इस बात का भी दावा किया था कि वह स्पिरिट फ्लूइड्स को बनाने में बहुत तेज है। हालांकि उसे वास्तव में क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर ही समय की आवश्यकता थी। अगर वह लिन युआन का काम पूरा करने की कोशिश करती तो उसे हर दिन 2.5 घंटे अधिक काम करना पड़ता। इसके अलावा स्पिरिट फ्लूइड्स तैयार करना फेको पालने से अलग था। फेको पालने में थोड़ी ढिलाई बरती जा सकती है। हालांकि स्पिरिट तरल पदार्थ बनाना सीधा सादा काम था और लिन युआन ने कई तरल पदार्थ भी बताए थे। वह चाहकर भी ढिलाई नहीं बरत सकती थी। मास्टर डुआनली लिन युआन को मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक पाए। 1 महीना लंबा है और उन्होंने मुझे 1 दिन की छुट्टी दी है, लेकिन जल्द ही फरवरी आने वाली है। फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं। वह सचमुच मुझसे जी जान से काम करने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही मास्टर डुआनली उसे अस्वीकार करने जा रहे थे और उसके बदले में सीधे परियों को विकसित करने की पेशकश कर रहे थे, उन्हें लिन युआन से एक और संदेश मिला। डीप माउंटेन एल्डर लिन, यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो मैं 300वीं बोतल के बाद प्लेटिनम वाटर पोशन की प्रत्येक 30 बोतल के लिए एक परिभाषित जीवन तत्व मोती का भुगतान करने को तैयार हूं। लिन युआन का संदेश देखने के बाद मास्टर डुआनली उसे अस्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सके। अंततः उसने दांत पीसते हुए अपनी सहमति भेजी। एक परिभाषित जीवन तत्व मोती के लिए प्लेटिनम जल औषधि की 30 बोतलें। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मास्टर डुआनली इस सौदे को अस्वीकार कर सके। यद्यपि लिन युआन ने जो दर पेश की थी वह बाजार के समान ही थी, फिर भी सौदे के लिए बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं था। यह अत्यंत सार्थक था। मास्टर डुआनली ने लिन युआन का एक और संदेश देखा। डीप माउंटेन एल्डर लिन, चलो इसे सीधे समझ लेते हैं। मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि आप आध्यात्मिक अवयवों की 40% समरूपता हासिल करें, लेकिन ये कम से कम 35% होना चाहिए। ये देखते हुए कि आप क्लास 4 क्रिएशन मास्टर हैं, यह आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। मास्टर डुआनली को अभी अभी अपनी शेखी बघारने पर पछतावा हुआ। उसने असल में अपने ही पैरों पर पत्थर फेंका था। लेकिन उसने लिन युआन का संदेश फिर से पढ़ा और परिभाषित जीवन तत्व मोती के बारे में सोचा। वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए। मास्टर डुआनली, ठीक है, हम सौदा करने से पहले जांच करेंगे। अगर आध्यात्मिक अवयवों की एकरूपता 35% से कम हो जाती है तो मैं प्लेटिनम वाटर पोशन की वह बोतल मुफ्त में दे दूंगा। इसे 300 बोतलों में नहीं गिना जाएगा। लिन युआन खुश था कि उसने मास्टर डुआनली के साथ सफलतापूर्वक सौदा कर लिया था। उसे क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के परिश्रम का फल सहज ही मिल गया था। वह खुश कैसे न हो सकता था। मास्टर डुआनली की प्लेटिनम जल औषधि की आपूर्ति के साथ वह जल्द ही आनंद की एंजलफिश से मछली के कोट इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा। मास्टर डुआनली के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से लिन युआन बता सकता था कि वह बाहरी परतों वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के प्रति कमजोर थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। क्या मैं मास्टर डुआनली को उसके जीवन के बाकी समय के लिए अपने साथ बांधने के लिए बाहरी परतों के साथ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उपयोग कर सकता हूँ? मैं इस भयानक बूढ़ी महिला को उसके जीवन के बाकी समय के लिए मेरे लिए काम करने के लिए राजी कर सकता हूँ। लिन युआन समूह की जांच करने के लिए वापस आया। वहां पहले से ही 999 से अधिक नए संदेश थे। लिन युआन ने संदेशों को ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने मान लिया कि यह मुख्य रूप से स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों से संबंधित था, जिनकी बाहरी परतें थीं और जिसकी उसने घोषणा की थी कि वह नीलामी करने जा रहा था। वह फैन क्लब में एक उद्देश्य से आए थे। लिन युआन ने एक घोषणा जारी की। समूह घोषणा, मैं बड़ी मात्रा में रिवाइवल मिट्टी, आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी, अमेजोनाइट और लारिमार इकट्ठा कर रहा हूँ। हर 100 टन रिवाइवल मिट्टी को एक क्लाउड ड्रीम लेक एलिमेंटल मोती के लिए बदला जा सकता है।
हर 80 टन आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी को एक क्लाउड ड्रीम लेक एलिमेंटल मोती के लिए बदला जा सकता है। हर 3 टन अमेजोनाइट को एक क्लाउड ड्रीम लेक एलिमेंटल मोती के लिए बदला जा सकता है। हर आधे टन लारिमार को एक परिभाषित जीवन एलिमेंटल मोती के लिए बदला जा सकता है। जो बड़े बड़े लोग बाहरी परतों वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के लिए समूह में शामिल हुए थे, वे उस समय अचंभित रह गए जब उन्होंने समूह की घोषणा देखी। उन्हें नहीं पता था कि लिन युआन के काम की आलोचना कैसे करनी चाहिए। वह ये भी कह सकता था कि वह सभी के पास मौजूद सभी रिवाइवल मिट्टी, आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी, अमेजोनाइट और लारिमार के लिए व्यापार करना चाहता था। वह ऐसी बेकार चीज़ों के लिए बाहरी परतों वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का व्यापार क्यों करना चाहता था। ये बात कम ही समझ में आती है कि वह अमेजोनाइट और लारिमार के लिए व्यापार करना चाहता था। हालांकि रिवाइवल सॉइल और आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी के लिए व्यापार करना प्लास्टिक की थैलियों के बदले असली फर का उपयोग करने जैसा था। अगर लिन युआन को पता होता कि वे बड़े लोग उसे अंदर ही अंदर कोस रहे होंगे। उसके पास वास्तव में पैसे की कमी थी। उसके पास केवल 20 मिलियन रेडियंस डॉलर बचे थे और खर्च करने के लिए केवल स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती थे। दिग्गजों की शिकायतों के बावजूद उन्होंने अपने प्रस्ताव वापस नहीं लिए। बेवकूफ़ों को भाड़ में जाओ, लेकिन मैं असफल नहीं हूँ। मैं 1000 टन रिवाइवल मिट्टी और 800 टन आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी दे सकता हूँ। क्या मैं उन्हें 20 क्लाउड ड्रीम लेक एलिमेंटल मोतियों के बदले में दे सकता हूँ? ये बड़ा आदमी कल ही समूह में शामिल हुआ था और समूह के बाकी सदस्यों से अपरिचित था। वह अब तक छिपकर बैठा था, लेकिन उनके प्रस्ताव से समूह को झटका लगा। मौलिक मोती दानव वान फुक्सियांग ने पूछा, वान फुक्सियांग, क्या आप कल्टीवेटेड गार्डन से हैं? वान फुक्सियांग के प्रश्न पर स्क्रू नर्ड्स बट आई एम नॉट अ फेलियर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि चूंकि उसने तुरंत इसका खंडन नहीं किया, इसलिए वान फुक्सियांग को पता चल गया कि उसने सही बात कही है। वान फुक्सियांग ने फैसला किया कि उसे परिभाषित जीवन तत्व मोती प्राप्त करने होंगे और वह जितने संभव हो सके उतने मोती प्राप्त करेगी। वह उनका उपयोग मुकुट बनाने के लिए करना चाहती थी। लांग्या पवेलियन हमेशा से ही लग्जरी सामान जैसे कि लारिमार का व्यापार करता था, जिसे सजावटी वस्तुओं में लगाया जा सकता था। इस प्रकार उनके पास एक अच्छी खासी दुकान थी। हालांकि इस स्टॉक का उपयोग या तो जटिल सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था या प्रसिद्ध स्पिरिट शिल्पकारों द्वारा नक्काशी की गई थी। लेकिन वान फुक्सियांग को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। वान फुक्सियांग, मैं 5 टन लारिमार दे सकता हूँ। क्या मैं पिछली बार की तरह फिर से परिभाषित जीवन तत्व मोती चुन सकता हूँ? लिन युआन समूह में अपनी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित था। समूह के सदस्यों के प्रस्ताव से उनकी रिवाइवल सॉइल, आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी और लारिमार की आवश्यकता तुरंत पूरी हो गई। 5 टन लारिमार डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील के तल के हर वर्ग मीटर को लारिमार के एक नाखून के आकार के टुकड़े से ढकने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन के पास अभी भी लगभग एक शेष रहेगा, जिससे उसके पास मौजूद आध्यात्मिक घटक संसाधनों की मात्रा बढ़ जाएगी। जहां तक पुनरुद्धार मिट्टी और आत्मा पोषण मिट्टी का सवाल है, उन्हें क्रमशः 1000 टन और 800 टन मिट्टी प्राप्त हुई थी। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि वह प्राप्त राशि का आधा भी उपयोग नहीं करेगा। हालांकि लिन युआन में हमेशा से ही पुनर्जीवित मिट्टी और मिट्टी को पोषण देने वाली मिट्टी जैसे लाभकारी गुणों वाले आध्यात्मिक तत्वों की कमी रही थी। जब वे तहखाने का निर्माण करेंगे तो वे भी उपयोगी होंगे और इससे लिन युआन को और अधिक खोजने के प्रयास से छुटकारा मिलेगा। लिन युआन ने वान फुक्सियांग का संदेश देखा और जवाब दिया, डीप माउंटेन एल्डर लिन, सभी स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का चयन उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके साथ मैं व्यापार कर रहा हूं। लिन युआन ने आगे कहा कि स्क्रू नर्ड्स बट आई एम नॉट अ फेलियर। डीप माउंटेन एल्डर लिन, एट स्क्रू नर्ड्स, लेकिन मैं असफल नहीं हूं। क्या आप अपने 20 क्लाउड ड्रीम लेक की विशेषताओं को चुनना चाहते हैं जिसके लिए आप व्यापार कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने वान फुक्सियांग को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन कुछ सेकंड में लिन युआन ने जवाब दिया, भाड़ में जाओ, लेकिन मैं असफल नहीं हूं। बेवकूफ़ों को छोड़ो, लेकिन मैं असफल नहीं हूं। अगर ये पूछना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वे सभी पृथ्वी प्रकार के हों। इसके तुरंत बाद वान फुक्सियांग ने भी इसमें हिस्सा लिया। वान फुक्सियांग, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी 10 परिभाषित जीवन तत्व मोती वायु प्रकार के हों। फिर वे मेरे पास पहले से मौजूद 2 मोतियों से मेल खाएंगे। मेरा मुकुट आखिरकार साकार हो जाएगा। लिन युआन ने तुरंत कहा कि यह कोई समस्या नहीं है। उनके जवाब के बाद ग्रुप चैट शांत हो गई। इस प्रतिक्रिया से पता चला कि परचेज विद नो लॉस्टो की जेबें कितनी गहरी थीं। परचेज विद नो लॉस्टो 20 पृथ्वी प्रकार क्लाउड ड्रीम लेक मौलिक मोती का उत्पादन करने में सक्षम होने की अद्भुत उपलब्धि को पूरा कर सकता है। इसके अलावा लिन युआन बिना किसी परेशानी के 10 पवन प्रकार के परिभाषित जीवन तत्व मोती भी उत्पन्न कर सकता था। उनके मौलिक मोतियों का भंडार कितना भरा हुआ था। असली शक्ति आपको चयन करने की अनुमति देने में नहीं है, बल्कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह देने में निहित है। हाल ही में
परचेज विद नो लॉस तो कुछ हद तक जिन की तरह काम कर रहा था। लिन युआन इस सन्नाटे से उलझन में था। अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? लिन युआन ने पर्याप्त मात्रा में पुनरुद्धार मिट्टी, आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी और लारिमार एकत्र करने के बाद समूह घोषणा में संशोधन किया। उन्होंने केवल अमेजोनाइट के बारे में संदेश छोड़ा। दुर्भाग्यवश लिन युआन अपनी आवश्यकतानुसार अमेजोनाइट एकत्र करने में असमर्थ रहा। ऐसा नहीं था कि समूह के कोई सदस्य लिन युआन के साथ व्यापार करने को तैयार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि समूह का कोई भी सदस्य अधिकतम 50 किलोग्राम ही दे सकता था। समूह के अन्य सदस्य केवल 5 किलोग्राम ही दान दे पाए। लिन युआन एक क्लाउड ड्रीम लेक मौलिक मोती के बदले 3 टन अमेजोनाइट का आदान प्रदान करना चाहता था। लिन युआन के साथ व्यापार करने के लिए वे जो राशि दे सकते थे वह बहुत कम थी। भले ही लिन युआन व्यापार के लिए क्लाउड ड्रीम लेक के मौलिक मोतियों को चूर्ण में बदलने के लिए तैयार हो, लेकिन अमेजोनाइट वाले समूह के सदस्य शायद सहमत न हों। एक बार जब स्वर्गीय युवती श्रेणी का मौलिक मोती कम से कम 95% की शुद्धता तक पहुंच जाता है, तो इसके प्रभाव में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। बाहरी परतों वाले स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की इतनी अधिक मांग थी, क्योंकि बाहरी परतें बहुत सुंदर थीं। यदि इसे पीसकर पाउडर बना दिया जाए तो इसकी बाहरी परत की सुंदरता के साथ साथ इसका मूल्य भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा लिन युआन को डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील के तल को ढकने के लिए अमेजोनाइट की ज़रूरत थी। इसलिए उसे रिवाइवल सॉइल और मिट्टी को पोषण देने वाली मिट्टी से भी ज़्यादा अमेजोनाइट की ज़रूरत थी। लिन युआन के लिए आवश्यक अमेजोनाइट पर्वत को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह किसी ऐसे गुट से संपर्क करे जो उसे एक बार में ही बेच सके। इससे लिन युआन को सी ब्लिस कबीले के बारे में सोचना पड़ा। स्टार वेब पर सी ब्लिस कबीले के निजी गुट के क्षेत्र में ज़मीन पर अमेजोनाइट का आवरण था। हालांकि सी ब्लिस कबीले ने ज़मीन को ढकने के लिए जिस अमेजोनाइट का इस्तेमाल किया था वह लिन युआन के मानकों पर खरा नहीं उतरा। उसे कम से कम सी ब्लिस कबीले की अमर ब्लिस टैबलेट जितनी शुद्ध अमेजोनाइट की ज़रूरत थी। सी ब्लिस कबीले के लोग अमर ब्लिस की गोलियों को सहायक उपभोग्य वस्तु के रूप में देखते थे। जब लोगों ने एंजल फिश ऑफ ब्लिस खरीदने के लिए अमर ब्लिस की गोलियां खरीदी तो उन्होंने अमेजोनाइट की नक्काशी भी खरीदी जो बाजार मूल्य से कई गुना अधिक महंगी थी। इसलिए सी ब्लिस कबीले ने निश्चित रूप से अमेजोनाइट की उचित मात्रा जमा कर ली थी। लिन युआन ने एक योजना बनाई। चूंकि मैंने पहले ही सी ब्लिस कबीले के साथ सहयोग स्थापित कर लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अमेजोनाइट मांगूंगा तो वे मना कर देंगे। उस समय शांत प्रवाह शहर के उत्तर में समुद्र के किनारे एक आलीशान हवेली में लंबी दाढ़ी वाला एक भयावह दिखने वाला आदमी मेज पर जोर से 5 बार थप्पड़ मारता है और फिर दहाड़ता है, बदमाश। मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पाक अत्याचारी है। इस आदमी के बगल में एक युवक बैठा था जिसकी आंखें कटी हुई और होंठ पतले थे। जब युवक ने देखा कि उसके पिता कितने क्रोधित हैं, तो उसने नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को क्रोध से देखा जो उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठा था। नीली पोशाक पहने फैंग क्यू ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह इस बात पर दुखी था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने गुरु से स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या उन्हें स्काई सिटी के साथ साझेदारी करनी चाहिए। यदि सी ब्लिस कबीले ने स्काई सिटी के साथ सहयोग किया तो इससे सी ब्लिस कबीले की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। उनके गुरु बहुत खुश थे और उन्होंने उनसे कहा कि स्काई सिटी के साथ सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना पड़े वह करो। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके स्वामी को उत्सव के बीच में ही यह समाचार मिल गया था और वह क्रोधित हो गया। स्काई सिटी और सी ब्लिस कबीले द्वारा अपनी साझेदारी की पुष्टि के बाद स्काई सिटी और सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को लेकर कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बीच टकराव हुआ था। इसका पूर्वानुमान कौन लगा सकता था? सी ब्लिस कबीले पर कनेक्टेड बीस्ट पार्क के दबाव की तुलना में फैंग क्यू को लगा कि स्काई सिटी एक बड़ी ताकत है और वह सी ब्लिस कबीले की अधिक तरीकों से मदद कर सकती है। हालांकि जब सी ब्लिस कबीले का आंतरिक समूह निर्णय ले रहा था तो फैंग क्यू को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। पतली आंखों और पतले होंठों वाले युवक ने फैंग क्यू को घूरने के बाद अपने पिता की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, पिताजी, कनेक्टेड बीस्ट पार्क का हमारे साथ अपनी साझेदारी समाप्त करना बहुत अनुचित है। मुझे याद है कि हमारी अधिकांश साझेदारियों ने स्पिरिट गार्ड से गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं। युवक ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन उसके शब्दों से उसके पिता के चेहरे के भाव बदल गए। हेताओ, तुम बड़े हो गए हो। चूंकि तुम्हारी अपनी राय है तो अपनी बात कहो। हेताओ नामक युवक की आंखें चालाक चमक से चमक उठीं। हमारा सी ब्लिस कबीला एंजल फिश ऑफ ब्लिस की बदौलत एक उभरते हुए गुट से एक अनुभवी गुट में बदलने में कामयाब रहा। इसके बाद हमने एंजल फिश ऑफ ब्लिस के अलावा अन्य जलीय परियों का भी पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इससे हमें एक शीर्ष अनुभवी गुट बनने का मौका मिला। हालांकि हम अभी भी एंजल फिश ऑफ ब्लिस पर निर्भर हैं और हमारी समृद्धि एंजल फिश ऑफ ब्लिस बाजार में हमारे प्रभुत्व से जुड़ी हुई है। भले ही अन्य विक्रेता एंजल फिश ऑफ ब्लिस बेचना शुरू कर दें, लेकिन उनका स्रोत जंगली एंजल फिश ऑफ ब्लिस तक ही सीमित रहेगा।
भले ही वे जंगली एंजलफिश ऑफ ब्लिस अंडे दें, लेकिन वे हमारे विशेष औषधि के बिना नहीं निकल पाएंगे। हाल ही में सी ब्लिस कबीले की प्रगति हमारे क्रिएशन मास्टर संसाधनों की कमी के कारण बाधित हुई है, और जो कुछ भी हम अपने हाथों में पा सकते थे वह एंजलफिश ऑफ ब्लिस के पोषण में चला गया। इसके परिणामस्वरूप हमें अपने अन्य जलीय परियों के पोषण के लिए मदद के लिए अन्य गुटों के क्रिएशन मास्टर संसाधनों की ओर रुख करना पड़ा है। इससे हर साल उच्च लागत आती है। इस बार कनेक्टेड बीस्ट पार्क का सी ब्लिस कबीले पर दबाव हमारे अन्य जलीय जीवों के लिए व्यापार खोने का कारण बनेगा। भले ही हम स्काई सिटी से अपना संबंध तोड़ लें, लेकिन मियाओ परिवार इतना अनुचित है कि वे हमारे पीछे आना जारी रखेंगे। हम अब उनके साथ आसानी से साझेदारी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें स्काई सिटी के जितना संभव हो सके उतना करीब होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें बस पट्टी को फाड़ देना चाहिए और अपने सभी अन्य जलीय व्यवसायों को छोड़ देना चाहिए ताकि हम ब्लिस के एंजेलफिश को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अगर हम अगले 10 सालों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम कुलीन गुटों से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। मियाओ परिवार को कभी भी इस योजना के आने का अंदाजा नहीं होगा। फिर हम सी ब्लिस कबीले के मियाओ परिवार के साथ किए गए अनुबंध का इस्तेमाल करके मियाओ परिवार को हमें भारी मुआवजा देने के लिए मजबूर कर सकेंगे। उस पैसे से मियाओ परिवार हमारे व्यवसाय मॉडल को बदलने के लिए हमारे द्वारा किए गए खर्च का भुगतान कर सकता था। चाहे मियाओ परिवार कितना भी अनुचित क्यों न हो, वे कभी भी स्पिरिट गार्ड से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब क्वी वांग्यांग ने क्वी हेताओ की बातें सुनी तो वह अधिकतर भावशून्य रहा। हालांकि जब उन्होंने क्यू हेताओ को बिजनेस मॉडल बदलने के बारे में बात करते सुना तो क्यू वांग्यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब क्यू हेताओ ने अभिजात्य गुट में परिवर्तन के बारे में बात की तो उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की एक भयावह चमक उठी। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और गहरी सोच में डूब गया। प्रत्येक अनुभवी गुट एक कुलीन गुट बनने का सपना देखता था। इसके अलावा सी ब्लिस कबीले में ऐसी क्षमता नहीं थी। हालांकि जब उसने अपने बेटे को ऐसा कहते सुना तो क्यू वांग्यांग इस बात से सहमत हो गया कि यह संभावना मौजूद थी। क्यू हेताओ युवा था और इसलिए निडर था। सी ब्लिस कबीले के प्रमुख के रूप में क्यू वांग्यांग बेहतर ढंग से समझता था कि कुलीन गुट कितने डरावने थे। यदि सी ब्लिस कबीला कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ छेड़छाड़ करने के लिए स्पिरिट गार्ड्स के पास गया लेकिन एक कुलीन गुट बनने में विफल रहा तो उन्हें भविष्य में कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खिलाफ लगातार सतर्क रहना होगा। बहुत सोच विचार के बाद क्यू वांग्यांग ने कहा, हेताओ, आपको फैंग क्यूई को अपने साथ ले जाना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से स्काई सिटी से जुड़ना चाहिए। देखें कि क्या आप जल्द से जल्द सौदा पक्का कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ व्यापार को अलग रखें। स्काई सिटी के साथ पहला लेन देन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम इस पर ध्यान देंगे। अगर स्काई सिटी के साथ हमारी साझेदारी वास्तव में हमें अपना स्तर बढ़ाने की अनुमति देती है तो हमारे व्यवसाय मॉडल में बदलाव के बिल का भुगतान करने के लिए कनेक्टेड बीस्ट पार्क का उपयोग करने में बहुत देर नहीं होगी। जब उसने अपने पिता की बात सुनी तो क्वी हेताओ को पता चल गया कि क्वी वांग्यांग उसके विचार से सहमत है। हालांकि क्यू वांग्यांग ने हमेशा सावधानी से काम किया था और कनेक्टेड बीस्ट पार्क के विरोध में खड़े होने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्यू वांग्यांग खड़ा हुआ और घुटनों के बल बैठे फैंग क्यूई के पास गया। उसने फैंग क्यूई को उठने में मदद की और उसे सांत्वना दी। फैंग क्यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी रोलर कोस्टर की सवारी की हो। उसने एक दिन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे और यह उसके दिल को उसकी सीमा तक धकेल रहा था। जैसे ही उसने क्यू वांग्यांग को देखा जो उसे धीरे से सांत्वना दे रहा था, फैंग क्यू को बहुत डर लगा। अप्रत्याशित मनोदशा में परिवर्तन कठोरता से कहीं अधिक भयावह था। अल्पविराम। जब लिन युआन ने वांग फुक्सियांग और स्क्रू नर्ड्स बट आई एम नॉट ए फेलियर के साथ अपने सौदे पूरे कर लिए तो उन्होंने ग्रुप चैट छोड़ दी। उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। जाने से पहले लिन युआन ने एक और सामूहिक घोषणा जारी करने से पहले कुछ सोचा। समूह घोषणा। समूह के सदस्यों, अब से किसी को भी समूह कल्याण नीलामी के बारे में गैर समूह सदस्यों को कोई जानकारी देने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी ऐसा करते पाया जाएगा उसे तुरंत समूह से बाहर निकाल दिया जाएगा। समूह घोषणा भेजने के बाद लिन युआन तुरंत अपने निजी गुट क्षेत्र में चला गया। लिन युआन ने अपने निजी गुट के क्षेत्र में भी प्रवेश सीमाएं लागू कीं। जिन लोगों या गुटों को स्काई सिटी से निमंत्रण नहीं मिला था उन्हें स्काई सिटी में हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ही प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। उस समय वे भाग्य पत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। किसी भी अन्य समय में निजी गुट का क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुला नहीं होगा। अब स्काई सिटी ने अपनी भूमिका की घोषणा कर दी है। इस बारे में अन्य लोगों ने जो चर्चा की है उसे देखते हुए ये निश्चित रूप से बहुत सारे आगंतुकों को आकर्षित करेगा। लिन युआन को विजिटर रैंकिंग जैसी रैंकिंग की परवाह नहीं थी। आज स्काई सिटी के निजी गुट क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए कि ये दो शीर्ष गुटों के संघर्ष के बीच आ गया, स्काई सिटी ने निश्चित रूप से लोकप्रियता रैंकिंग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।
वेन्यू अभी तक वापस नहीं आया था। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो आमतौर पर स्काई सिटी के निजी गुट के इलाके का प्रबंधन करते थे। इसके अलावा स्काई सिटी की एक रहस्यमय शैली थी और लिन युआन नहीं चाहता था कि स्काई सिटी का बाहरी हिस्सा बाजार की तरह भीड़भाड़ वाला हो जाए। लिन युआन ने समूह चैट में इतनी गंभीर घोषणा इसलिए की थी क्योंकि वह जानता था कि वह पहले भी अजीब मुखौटा पहनकर परचेज विद नो लॉस स्टोर में आया था। जब स्काई सिटी की लोकप्रियता वास्तव में चरम पर पहुंच गई तो ग्रुप चैट में कोई चालाक व्यक्ति जानकारी लीक कर सकता था। जल्द ही लोग परचेज विद नो लॉस स्टोर और स्काई सिटी के बीच संबंध का अनुमान लगाने लगे। सौभाग्य से बहुत से सदस्यों ने लिन युआन को नकाब पहने हुए नहीं देखा था। आज के बाद लिन युआन ने निजी गुट के इलाके में घूमने की योजना नहीं बनाई। लिन युआन को लगा कि उसकी वैकल्पिक पहचान फिलहाल सुरक्षित है। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई स्काई सिटी और परचेज विद नो लॉस स्टोर को जोड़ देगा। भले ही कोई कनेक्शन न भी बनाए, लिन युआन स्काई सिटी और परचेज विद नो लॉस स्टोर के सोशल नेटवर्क को जोड़ना चाहता था। लेकिन अगले 2 महीने अच्छे नहीं रहे क्योंकि लिन युआन अभी भी सी ब्लिस कबीले के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। किसी गुट की प्रतिष्ठा और शक्ति केवल उसके पास उपलब्ध संसाधनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती थी। इस गुट की प्रतिष्ठा अनेक जबरदस्त घटनाओं के बाद स्थापित होगी और सी ब्लिस कबीला इसका पहला कदम होगा। लिन युआन ने निजी गुट क्षेत्र के संदेशों की जांच की और नीले वस्त्रधारी फैंग क्यू से संपर्क करने वाला था, जिसके साथ उसने सौदे की पुष्टि की थी, जब उसे एहसास हुआ कि फैंग क्यू ने पहले ही उसे कई संदेश भेजे थे। सी ब्लिस क्लान फैंग क्यू, क्या तुम वहां हो? मैं स्काई सिटी के साथ सौदे पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। सी ब्लिस कबीला फैंग क्यू, सी ब्लिस कबीला जल्द से जल्द पहला लेनदेन पूरा करना चाहता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ब्लिस स्काई सिटी के कितने गर्भस्थ एंजेलफिश दोषरहित से महाकाव्य तक विकसित हो सकते हैं? सी ब्लिस क्लान फैंग क्यू, यदि यह सुविधाजनक हो तो क्या हम चर्चा के लिए एक भौतिक स्थान निर्धारित कर सकते हैं? संदेशों से लिन युआन को यह एहसास हो गया कि फैंग क्यू बहुत चिंतित था। अन्यथा फैंग क्यू ने आधी रात को हर 10 मिनट में संदेश नहीं भेजा होता। सी ब्लिस कबीले के साथ सहयोग करने की उत्सुकता ने लिन युआन को अमेजोनाइट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे वह सी ब्लिस कबीले से खरीदना चाहता था। उनकी पहल ने लिन युआन को सी ब्लिस कबीले से संपर्क करने की परेशानी से बचा लिया। लिन युआन ने जवाब दिया, मैं अपने गुट के इलाके में हूं। हम अभी चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। जब लिन युआन ने संदेश भेजा तो फैंग क्यू ने कुछ ही मिलीसेकंड में जवाब दे दिया। सी ब्लिस कबीला फैंग क्यू, ठीक है, हम अब जा रहे हैं। जब लिन युआन ने फैंग क्यू को हम कहते देखा तो वह दंग रह गया। उसके होंठ मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सी ब्लिस कबीले का कोई अधिकारी आ रहा है। लिन युआन को फैंग क्यू से एक और संदेश मिला। सी ब्लिस कबीले फैंग क्यू ई, हमारा युवा नेता स्काई सिटी के गुट क्षेत्र के बाहर फंस गया है। कृपया उसे प्रवेश की अनुमति दें। लिन युआन ने तुरंत सी ब्लिस कबीले के युवा स्वामी को अंदर आने की अनुमति दे दी। उसी समय युवा मास्टर की उपाधि ने लिन युआन की रुचि को बढ़ाया। अगर किसी गुट के कई प्रत्यक्ष वंशज हैं तो उन सभी को गुट का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। इन प्रत्यक्ष वंशजों को युवा स्वामी या युवा मालकिन के रूप में संबोधित किया जाएगा। केवल गाओ फैंग जैसे एक युवा प्रत्यक्ष वंशज को ही युवा नेता के रूप में संबोधित किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सी ब्लिस कबीले की परिस्थितियां गाओ परिवार के समान ही थीं, क्योंकि उनका केवल एक ही प्रत्यक्ष वंशज था। कुछ ही देर बाद लिन युआन ने एक औसत कद, पतली आंखों और पतले होठों वाले युवक को नीले वस्त्र पहने फैंग क्यूई के बगल में चलते देखा। लिन युआन अपनी सीट पर ही बैठा रहा और सी ब्लिस कबीले के युवा नेता का अभिवादन करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब क्यू हेताओ ने मेज पर 100 से अधिक कांस्य महाकाव्य परी सजावट और कांस्य पौराणिक शपथ लिली ऑफ द वैली को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हेताओ लिन युआन के पास गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं क्यूई हेताओ हूँ, सी ब्लिस कबीले का युवा नेता। मैं यहाँ हमारे सहयोग पर विस्तार से चर्चा करने आया हूँ। लिन युआन ने क्यूई हेताओ का हाथ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो बैठो और बात करो। मुझे सी ब्लिस कबीले से भी एक काम मांगना है। क्यू हेताओ का गुस्सा तब भड़क उठा जब उनके दोस्ताना व्यवहार का वैसा ही प्रतिसाद नहीं मिला। लेकिन लिन युआन ने जिस तरह से बात की उससे क्यू हेताओ को उसकी तरफ ऐसे देखना पड़ा जैसे कोई मूर्ख को देखता है। अगर उसे मदद की ज़रूरत भी थी तो उसे बातचीत के बाद इस बारे में बात करनी चाहिए थी। किसने साफ साफ बताया कि उन्हें अपने साथी की मदद की ज़रूरत है? लिन युआन के व्यवहार से क्यूई हेताओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे निगला जा रहा हो। लिन युआन पहले से ही सी ब्लिस कबीले के खिलाफ योजना बना रहा था, इसलिए वह सी ब्लिस कबीले के युवा नेता के साथ कोई नाटक करने की जहमत नहीं उठा सकता था। चूंकि सी ब्लिस कबीला उनके सहयोग पर चर्चा करना चाहता था, लिन युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे सी ब्लिस कबीले से 180 टन अमेजोनाइट लेने की ज़रूरत है।
चूंकि लिन युआन के बोलने के तरीके से क्वी हेताओ को वह मूर्ख लगा, इसलिए क्वी हेताओ को वहां से चले जाने का मन हुआ। उसने बड़ी तेजी से समझ लिया था कि लिन युआन ने ले लोग का जिक्र किया था। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन सी ब्लिस कबीले की मदद तो चाहता था, लेकिन कोई कीमत नहीं चुकाना चाहता था। इतना बढ़िया सौदा कैसे हो सकता है? सी ब्लिस कबीला 180 टन अमेजोनाइट दे सकता है, लेकिन आप सी ब्लिस कबीले को क्या दे सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने लालची होने की? लिन युआन के आलस्य ने पहले ही क्यूई हेताओ को क्रोधित कर दिया था, और अब वह तुरंत क्रोध से उबल पड़ा। क्यूई हेताओ के फटने से ठीक पहले लिन युआन ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं बदले में कुछ भी दिए बिना 180 टन अमेजोनाइट नहीं लूंगा। अगले महीने में मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं कम से कम 360 एंजलफिश ऑफ ब्लिस का ऑर्डर पूरा कर पाऊंगा। लिन युआन के शब्दों से क्रोधित क्यूई हेताओ शांत हो गया। उन्होंने अविश्वास के स्वर में लिन युआन से कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप वादा कर सकते हैं कि आप एक महीने में 360 गर्भ धारण करने वाली एंजलफिश ऑफ ब्लिस को दोषरहित से महाकाव्य में विकसित करने में सक्षम होंगे? लिन युआन ने निश्चय से सिर हिलाया। आपकी समझ सही है। अगर सी ब्लिस कबीला दैनिक लेन देन से नाखुश है, तो मैं आपको महीने के अंत में 360 विकसित गर्भाधान वाली एंजलफिश ऑफ ब्लिस दे सकता हूं। बेशक, आपको मेरी देखभाल में विकसित एंजलफिश ऑफ ब्लिस को अंडे देने की अनुमति देने में सहज होना होगा। लिन युआन के शांत भाषण ने क्यूई हेताओ को आश्चर्यचकित कर दिया। एक महीने में 360 डिग्री के गर्भ में पल रहे एंजलफिश ऑफ ब्लिस को दोषरहित से महाकाव्य में विकसित करने में सक्षम होना बिना रुके काम करने वाले 6 शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स के बराबर था। इसके अलावा यह उत्पादकता एक महीने तक चलेगी। क्रिएशन मास्टर संसाधन प्रावधान के इस स्तर को देखते हुए भले ही सी ब्लिस कबीले को प्रत्येक विकसित गर्भित ब्लिस एंजेलफिश की भरपाई एक प्लेटिनम ब्लिस एंजेलफिश से करनी पड़े, फिर भी उसके ऊपर 180 टन अमेजोनाइट प्रदान करना उचित था। एंजलफिश ऑफ ब्लिस एक जलीय प्रकार की परी थी जिसका बाढ़ का मौसम था। यदि 360 एंजलफिश ऑफ ब्लिस को एक महीने के भीतर कांस्य महाकाव्य में विकसित किया जा सकता है, तो सी ब्लिस कबीले को अगले साल तक ग्राहकों को घटिया मछली खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए अमर ब्लिस टैबलेट की आवश्यकता नहीं होगी। जब बड़ी संख्या में युवा मछलियां परिपक्व हो जाती थीं, तो सी ब्लिस कबीला एक एक करके ब्लिस की एंजलफिश की नीलामी भी कर सकता था। लगभग 3 से 5 वर्षों में सी ब्लिस कबीला एक शीर्ष गुट बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेगा। सी ब्लिस कबीले के युवा नेता के रूप में क्यूई हेताओ के पास सी ब्लिस कबीले के संसाधनों को इधर उधर ले जाने का अधिकार था। क्यू हेताओ ने लिन युआन के अपने प्रस्ताव से पीछे हटने के डर से तुरंत सौदा पक्का कर लिया। सी ब्लिस कबीला स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों के प्रावधान के बदले में 180 टन अमेजोनाइट देने को तैयार है। हालांकि मुझे एक मुश्त सौदे पसंद नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि स्काई सिटी एक वादा करे। लिन युआन ने क्यूई हेताओ की ओर देखा और हैरानी से पूछा, वादा? तुम्हारे मन में क्या है? क्यू हेताओ ने सोचने के लिए कुछ समय रुककर कहा, इस सौदे के बाद मैं चाहता हूं कि स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले के साथ प्रति माह 10 मछलियों का लेनदेन पूरा करना जारी रखे। अनजाने में क्यू हेताओ ने लिन युआन के साथ सम्मान का व्यवहार करना शुरू कर दिया। यदि क्यू हेताओ स्काई सिटी के साथ यह सौदा कर लेता, तो इसका मतलब था कि स्काई सिटी के पास कम से कम 6 शिखर श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स होने चाहिए। शीर्ष गुटों के लिए कम से कम 6 शिखर वर्ग 4 क्रिएशन मास्टर्स होना एक निश्चित बात थी। आखिरकार नियमित एंजलफिश ऑफ ब्लिस की तुलना में एंजलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित करना बहुत कठिन था। इसके अलावा स्काई सिटी कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ काम करने जा रही थी। अन्यथा म्याओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क सी ब्लिस कबीले से नाराज नहीं होता। इसका मतलब यह था कि स्काई सिटी में 6 से अधिक शिखर श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर्स हो सकते थे। स्काई सिटी के पास इतने सारे क्रिएशन मास्टर संसाधन थे कि कुलीन गुड मियाओ परिवार शायद उनका मुकाबला भी नहीं कर पाता। क्यू हेताओ ने इतनी आसानी से इस सौदे पर सहमति दे दी कि लिन युआन को आश्चर्य हुआ। लिन युआन क्यू हेताओ की सहज सहमति से ये भी बता सकता था कि वह सी ब्लिस कबीले का विस्तार करने के लिए कृतसंकल्प था। स्वाभाविक रूप से लिन युआन इस बात से खुश था। जितनी तेजी से सी ब्लिस कबीले का विस्तार होगा, उतनी ही तेजी से वे अपने विनाश की ओर बढ़ेंगे। लिन युआन ने सोचा, सी ब्लिस कबीले के इस युवा नेता में निश्चित रूप से दूरदर्शिता है। कुछ महीनों में सी ब्लिस कबीला शायद यह न चाहे कि मैं उनके लिए फे विकसित करूं। लिन युआन केवल सी ब्लिस कबीले की गुणवत्ता को विकसित करने जा रहा था, न कि उनके ग्रेड को। सी रैंक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के रूप में लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 40 मिनट की आवश्यकता थी। यदि लिन युआन ने परमानंद की शुद्ध भूमि को सक्रिय किया, तो आवश्यक समय काफ़ी कम हो जाएगा। इस प्रकार उसे हर दिन 12 एंजलफिश ऑफ ब्लिस विकसित करने के लिए केवल 7 या 8 घंटे की आवश्यकता थी। काम के प्रति जुनूनी लिन युआन के लिए यह कार्यभार कुछ भी नहीं था, और वह इसका पालन करने के लिए तैयार था। हर बार जब लिन युआन ने ब्लिस की एंजलफिश विकसित की, तो सी ब्लिस कबीले को और अधिक औरोरा पराग की आवश्यकता होगी। यह उन्हें उनके विनाश की ओर तेजी से ले जाएगा।
सी ब्लिस कबीले के साथ अपना सौदा पूरा करने के बाद लिन युआन ने जलमगन बार ड्रैगन झील के लिए आवश्यक सभी आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करना समाप्त कर दिया था। उसने एक दिन और एक रात में संसाधनों का पहाड़ इकट्ठा कर लिया था। यहाँ तक कि लिन युआन भी उसकी उत्पादकता देखकर हैरान था। ये पहली बार था जब लिन युआन को एहसास हुआ कि उसके पास कितने शक्तिशाली संबंध हैं। उसे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। शक्ति की इस भावना ने लिन युआन को बहुत सुरक्षित महसूस कराया। जलमगन बार ड्रैगन झील के निर्माण में निश्चित रूप से पुनरुद्धार मिट्टी, आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी, अमेजोनाइट और लारिमार के अलावा और अधिक आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता थी। फिर भी उसे आध्यात्मिक तत्वों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, जिनकी उन्हें केवल थोड़ी मात्रा में ज़रूरत थी। वह इसे लिसन के लिए छोड़ सकता था। लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कार्यों का उपयोग करके आसानी से विभिन्न छोटी मात्रा में आध्यात्मिक सामग्री एकत्र कर सकता है। अगले दिन की सुबह हुक्वान हवेली में वापस आ गया था और वह लिन युआन द्वारा दिए गए 4 डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में मौजूद आत्मा सामग्री को देखकर दंग रह गया था। हुक्वान अपने साथ 200 श्रेणी 3 आत्मा शिल्पकारों को लाया था और वे उत्साहपूर्वक जलमगन बार ड्रैगन झील के निर्माण में कूद पड़े। लिन युआन को भी वे फे मिले थे जो सन निंगजियांग और क्यूई हेताओ ने ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के जरिए भेजे थे। उसने खुद को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बंद कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। छठे दिन तक वेन यू अंततः हवेली में वापस आ गया। जब लिन युआन ने देखा कि वेन यू वापस आ गई है तो उसने तुरंत देखा कि वह पहले से बिल्कुल अलग थी। धरती का एक विशाल विस्तार जो दांतेदार चट्टानों से ढका हुआ है। ज्यादातर चट्टानें इतनी सूखी थीं कि उनमें दरारें पड़ गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो 100 सालों से बारिश ने उन्हें छुआ ही न हो। तूफान का एक झोंका आया और चट्टानों के ढेर को धूल में बदल दिया। तूफान ने टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ उठा लिया और शीघ्र ही चट्टानों के टुकड़ों का एक बवंडर बन गया। पृथ्वी की सतह एक निर्जन बंजर भूमि थी, लेकिन पृथ्वी के नीचे जीवन की एक चिंगारी सुप्त अवस्था में थी। हालांकि चाहे वह जीवन शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, फिर भी धरती के नीचे कोई सूर्य नहीं था। सौभाग्यवश वहां कुछ चट्टानें थीं जिनसे मंद प्रकाश निकल रहा था और जिससे भूमिगत दुनिया को पूर्ण अंधकार से बचाया जा सका। इस समय भूमिगत खदान से खटपट की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ लोगों ने डर की चीखों और दया की याचनाओं के साथ साथ अपमान की कुछ गर्जनाएं भी कीं। लेकिन हर बार जब डर की चीख और दया की याचना की जाती तो अपमान की तीव्रता और बढ़ जाती। गालियों के साथ साथ कोड़े की चटकने की आवाज़ भी सुनाई दी। कोड़े की अचानक चटकने से कुछ देर के लिए झंझनाहट की आवाज़ शांत हो गई। अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक दुबला पतला युवक खदान से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर खून से सने कोड़ों के निशानों से भरा हुआ था। एक मोटा अधेड़ व्यक्ति एक काले तेंदुए को साथ लेकर उस युवक का पीछा कर रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने खून से लथपथ दुबले पतले युवक को उपहास भरी निगाहों से देखा। युवक चारकोल से बने सुरक्षा टेप तक पहुंच गया था जो लगभग 4 मीटर लंबा था। उसने अपने पीछे मोटे अधेड़ उम्र के आदमी और काले तेंदुए को देखा। अपने दांत पीसते हुए नंगे पैर होने के बावजूद चारकोल पर आगे बढ़ गया। वह जलन के दर्द से जूझता रहा और जितनी तेजी से हो सका कोयले के बीच से भाग गया। जब वह कोयले के अंत तक पहुंचने वाला था, जबकि उसके पैर लगभग जलकर राख हो चुके थे, एक जोरदार दहाड़ के साथ उस तरह की तरह तीखे पंजों ने युवक की पीठ को चीर दिया। युवक कोयले के दूसरी ओर बर्फीली काली नदी में गिर गया। मोटे अधेड़ व्यक्ति ने नदी में गिरे युवक को देखा और चिल्लाया, धिक्कार है। भूमिगत छाया तेंदुआ, तुमने उस पर ज्यादा सटीक वार क्यों नहीं किया? अगली बार उसके सिर पर वार करना। काली नदी युवक को चट्टानों के एक असमान ढेर में ले गई। युवक की घायल पीठ पत्थरों के ढेर से टकराए और दर्द से वह चौंक कर जाग गया। उसने मौका पाकर पत्थरों के ढेर को पकड़ लिया और दर्द से तड़पता हुआ इमारत पर चढ़ गया। जब वह ढेर के ऊपर पहुंचा तो युवक 1 मीटर से भी कम चौड़े मंच पर गिर गया। उसकी पीठ पर पंजे के निशान और जले हुए पैरों ने युवक को इतना दर्द दिया कि उसे लगा कि उसकी आत्मा टूटने वाली है। रात के अंधेरे में बहुत ठंड थी। इसके अलावा युवक का पूरा शरीर बर्फीली काली नदी में न जाने कितने समय से भीगा हुआ था। दर्द और ठंड के संयुक्त प्रभाव से युवक का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी हथेलियों को मुट्ठियों में बांधने के लिए पूरी ताकत लगाए। एक काली इच्छाशक्ति जो एक ब्लेड की तरह दिख रही थी युवक की मुट्ठियों पर जम गई और वह बुदबुदाया, मुझे बेईजू को अपना बदला लेना ही होगा। मुझे अपने पिता, माँ और बड़ी बहन का बदला लेना है। मैं अपना बदला लेने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। उस समय बेईजू अचानक आत्मा उपहास के साथ हंसने लगी। उसकी लाल आंखों से आंसू बह निकले। इस धरती पर रहते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका जीवन कुछ भी नहीं है। ठंडे अंधेरे में उसकी चेतना क्षीण और कमजोर हो गई। अंततः उसने अपनी भारी पलकें बंद कर लीं। अल्पविराम। एक आलीशान महल में एक युवा लड़की किताब पलट रही थी।
जब वह किताब के पन्ने पलट रही थी तो उसकी आंखें पन्ने पर नहीं टिकी थीं। दरअसल उसकी आंखें एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थीं। युवती की छाती फूली हुई थी, सिर सीधा था और वह अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उसकी उंगलियां भारी किताब के पन्नों को टटोल रही थीं। इस किताब में भी कुछ अलग था। सामान्य किताबें सपाट होती हैं और उनके पन्ने खूबसूरत शब्दों से भरे होते हैं। हालांकि इस लड़की की गोद में रखी किताब के पन्ने लकड़ी के थे और पन्ने पर लिखा हर शब्द लकड़ी पर उकेरा हुआ एक उभार था। वह लकड़ी के पन्नों वाली किताब को ध्यान से छू रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कई बार छुआ गया था, लेकिन कुछ शब्द हल्के से लाल रंग के हो गए थे। उसी समय काले और सफ़ेद कपड़े पहने एक नौकरानी अंदर आए और आदरपूर्वक फुसफुसाते हुए बोली, मिस मास्टर और मालकिन आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं। नौकरानी ने सिर झुकाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने अपना सिर उठाया और आंखों पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए छोटी लड़की के पास चली गई। नौकरानी जानती थी कि छोटी लड़की पढ़ने में बहुत ज़्यादा तल्लीन थी। जब नौकरानी उस छोटी लड़की के पास पहुंची तो उसने तुरंत खून से सने पन्नों पर ध्यान दिया। नौकरानी की नज़रें दिल के दर्द से नरम पड़ गईं। उसने धीरे से छोटी लड़की का हाथ किताब से हटाया और जल्दी से अपनी कलाई पर बंधे कपड़े के टुकड़े से छोटी लड़की की उंगलियां लपेट दीं। मिस, आपने मुझसे वादा किया था कि आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी। सौभाग्य से मैंने पहले से ही एक बैंड तैयार कर रखा था जो रक्तस्राव को रोक सकता है। अन्यथा आपके माता पिता रात के खाने में आपकी उंगलियों की हालत देखकर दुखी हो जाएंगे, सिसी ने कहा। आंखों पर कपड़ा बांधे उस युवा लड़की ने सिसी को अपनी उंगलियों पर पट्टी बांधने दी। फिर उसने अपनी हथेली से सिसी की आंखों को धीरे से छुआ। जब उसे पता चला कि नौकरानी कौन थी तो युवती की पहले की शांति प्रसन्नता में बदल गई। सीसी, मैंने किताब में जो समुद्री डॉल्फिन देखी वे नीली थीं और आइरिस बैंगनी थीं। माँ ने कहा कि आकाश नीला है और नीलम बैंगनी है। आंखों पर कपड़ा बांधे लड़की थोड़ी उदास हो गई। लेकिन माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि नीले या बैंगनी का क्या मतलब है। सिसी ने आंखों पर पट्टी बांधे उस युवा लड़की की बातें अकथनीय दुख और पीड़ा के साथ सुनी। एक अंधे व्यक्ति को नीले आकाश, बैंगनी नीलम या किसी भी रंग की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए इसका वर्णन करने की कोशिश करना व्यर्थ था। उसके गुरु और स्वामिनी ने अपनी बेटी को सब कुछ दिया और उसमें एक आत्मा क्यूई पेशेवर बनने की प्रतिभा भी थी। उसने मन की इच्छाशक्ति से 2 इच्छाशक्ति रूनों को भी समझ लिया था, लेकिन वह अभी भी नहीं देख सकती थी। यह अनुबंध शुल्क के लिए बोझ होगा। सिसी ने अपनी आंखें चमकने से पहले दिमाग पर जोर डाला और कहा, मिस, आप इसे इस तरह से सोचने की कोशिश कर सकती हैं। जो आपको खुश करता है वह नीला है, जबकि जो आपको आश्चर्यचकित करता है वह बैंगनी है। आंखों पर पट्टी बांधे हुए उस युवा लड़की की हंसी फूट पड़ी। उस युवा लड़की की हंसी हजारों पक्षियों की तरह थी और जो कोई भी उसे सुनता था उसे शांति मिलती थी। तो तुम निश्चित रूप से नीले हो, जबकि कल मैंने जो स्ट्रॉबेरी जैम खाया था वह बैंगनी था। तुम्हारे बारे में सोचना हमेशा मुझे खुश करता है, जबकि माँ द्वारा खुद बनाया गया स्ट्रॉबेरी जैम खाने से मुझे आश्चर्य हुआ। उसी समय आंखों पर पट्टी बंधी युवती ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी आंखें ढक लीं। मैं आसमान का रंग, नीलम, समुद्री डॉल्फिन, आइरिस और माँ द्वारा बनाया गया स्ट्रॉबेरी जैम देखना चाहता हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि पिताजी, माँ, दादा बटलर और सीसी कैसे दिखते हैं। अगर मेरी इच्छा पूरी हो सकती है तो मैं बदले में अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। यू में पहले सौम्यता का भाव था, लेकिन अब उसमें रहस्य और कुलीनता का भाव भी था। ऐसा लग रहा था मानो वेन यू कोई प्राचीन देवी हो जिसकी पूजा की जा रही हो। जब वेन यू ने लिन युआन को देखा तो उसने शर्मिंदगी में कहा, युवा मास्टर, मास्टर मिस्टिक मून ने मुझे मेरे पवित्र स्रोत जीवन रूप के तारे को विकसित करने में मदद की, जिससे मुझे देरी हुई। जब वेन यू बोल रही थी उसने देखा कि लिन युआन चकित था। लिन युआन ने हमेशा खुशमिजाज स्वभाव की छवि बनाए रखी थी, लेकिन अब वह काफ़ी परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं था। जब लिन युआन ने वेन यू को पवित्र स्रोत जीवन रूप का उल्लेख करते सुना तो उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। लिन युआन केवल इतना जानता था कि मिस्टिक मून ने वेन यू को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे देरी होगी क्योंकि उसने एक पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ एक अनुबंध किया था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को पाने के बाद लिन युआन को वास्तव में समझ में आया कि पवित्र स्रोत जीवन रूप कितने शक्तिशाली थे। हर पवित्र स्रोत जीवन रूप में अद्वितीय क्षमताएं थीं जो अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस प्रकार कोई भी कमजोर पवित्र स्रोत जीवन रूप नहीं था। लिन युआन ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वेन यू ने किस पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त किया था। उसमें क्या विशेष क्षमताएं थीं। हालांकि हर आत्मा क्यूई पेशेवर का पवित्र स्रोत जीवन रूप उनका सबसे बड़ा रहस्य था। इस प्रकार लिन युआन ने वेन यू से उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वह उत्सुक था।
जब से तुम कुछ दिनों के लिए हवेली से दूर हो, पूरी हवेली में गंदगी हो गई है। हम वास्तव में तुम्हारे बिना रहने के आदी नहीं हैं। लिन युआन की बातें सुनकर वेन यू अपनी खुशी को दबा नहीं पाए। वह हमेशा अपनी प्रतिभा दिखाकर हवेली में अपनी योग्यता साबित करती थी और हवेली में होने वाली हर चीज़ का अच्छी तरह से प्रबंधन करती थी। जब उसने लिन युआन को अपनी अनुपस्थिति के बारे में इस तरह बात करते सुना तो उसे लगा कि उसके सभी प्रयास सफल हो गए हैं। वेन यू का दिल पहचाने जाने की चाहत से तड़प रहा था। ये चाहत उस खुशी से भी बढ़कर थी जो उसे मिस्टिक मून की शिष्या के रूप में स्वीकार किए जाने पर महसूस हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेन यू लिन युआन की अधिक मदद करने के लिए मिस्टिक मून का शिष्य बन गया था। जब उसने लिन युआन की लाल आंखें और काले घेरे देखे तो उसने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, क्या आप हाल ही में किसी परेशानी में फंसे हैं? लिन युआन ने देखा कि वेन यू की निगाहें उसकी आंखों पर टिकी थीं और उसे समझ आ गया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था। कोई परेशानी नहीं, हाल ही में सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। मेरे काले घेरे पिछले कुछ दिनों में मेरी नींद की कमी के कारण हैं, ताकि कुछ वे विकसित हो सकें, लिन युआन ने जवाब दिया। वेन यू ने जल्दी से मेज पर रखी चाय की केतली उठाई और लिन युआन के लिए ऊर्जा देने वाली 3 ट्रेजर्स चाय का एक बर्तन तैयार करने वाला था। चूंकि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य बन गया था, वेन यू उसे विशेष और अत्यंत मूल्यवान मानता था। लेकिन लिन युआन जैसी हैसियत वाला व्यक्ति अभी भी स्वतंत्र था और हर कदम पर अपनी शक्ति पर निर्भर था। वह वास्तव में चंद्र महारानी पर निर्भर नहीं था या दूसरों को धमकाने के लिए चंद्र महारानी की शक्ति का लाभ नहीं उठाता था, बल्कि वह असाधारण रूप से शांत स्वभाव के थे। लिन युआन में न केवल अद्भुत प्रतिभा थी, बल्कि वह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मेहनत भी करता था। वेन यू की नज़र में लिन युआन किसी भी सितारे से ज्यादा चमक रहा था। लिन युआन पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठ गया और जम्हाई लेने लगा। 6 दिनों के बाद वह पूरी तरह से थक गया था। पिछले 6 दिनों में उसे व्यावहारिक रूप से नींद नहीं आई थी, क्योंकि वह लगातार कांस्य निर्दोष गर्भ धारण करने वाली एंजलफिश ऑफ ब्लिस को विकसित करने में लगा था, जिसे सी ब्लिस कबीले ने भेजा था। वह विभिन्न दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को भी विकसित कर रहे थे, जिन्हें सुन निंगजियांग ने भेजा था। 6 दिनों तक काम में व्यस्त रहने के बाद लिन युआन को परमानंद की 100 गर्भवती कांस्य निर्दोष एंजलफिश को महाकाव्य में विकसित करने में 3 दिन लगे। आज सुबह लिन युआन ने 100 विकसित एंजलफिश ऑफ ब्लिस को समुद्री ब्लिस कबीले में वापस भेज दिया था। लिन युआन की हरकतों से सी ब्लिस कबीले में तुरंत हड़कंप मच गया। वह अब तक सोया नहीं था और वेन यू के लौटने पर उसका स्वागत करने में सक्षम था, क्योंकि वह 100 प्लेटिनम एंजलफिश ऑफ ब्लिस प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे सी ब्लिस कबीले को ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से भेजना था। शेष 3 दिनों में लिन युआन ने खुद को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था, ताकि शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग करके उनके पौधे प्रकार के फे को रूपांतरित और विकसित किया जा सके। आखिरकार सन परिवार ने पहले ही अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन कर दिया था। पिछले कुछ दिनों में लिन युआन को लगभग हर दिन सन निंगजियांग का फोन आता था। वह ढिलाई नहीं बरत सकता था। 3 दिनों में लिन युआन ने पहले ही सन परिवार को 80 फेयर्स को बदलने में मदद की थी। इन 80 कांस्य महाकाव्य फे ने लिन युआन को कानून क्रिस्टल टुकड़ों के एक बड़े ढेर के लिए विनिमय करने की अनुमति दी थी। हालांकि ये लॉ क्रिस्टल के टुकड़े उन लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों की तरह नहीं थे जो डुआन्हे ने उसे दिए थे, जहां वे 5 अलग अलग मिड ब्रीड फे से आए थे। सन परिवार ने लिन युआन को जो लॉ क्रिस्टल के टुकड़े दिए थे वे बहुत अधिक गंदे थे, क्योंकि वे सन परिवार द्वारा 100 वर्षों से अधिक समय से एकत्र किए गए लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों से आए थे। लगभग हर लॉ क्रिस्टल टुकड़ा एक अलग मिथक नस्ल फे से आया था। ये टूटे हुए कानून पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर स्पष्ट छवि नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने स्कर्ट को और भी सुंदर बना दिया। इसने लिन युआन को 10 से अधिक विभिन्न कानूनों की शक्ति को मुक्त करने की भी अनुमति दी। लिन युआन ने इन टूटे हुए कानूनों पर अपनी नाक नहीं सिकुड़ी। इन कानूनी शक्तियों के संचय से लिन युआन और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की शक्ति में वृद्धि होगी। लिन युआन अभी भी हमला करने के लिए पवित्र तलवार के ब्लेड का उपयोग करने में सक्षम होगा, और वह इन टूटे हुए कानूनों का उपयोग करने के बारे में परेशान महसूस नहीं करेगा। जब वह सन परिवार से निपट रहा था तो लिन युआन को अंततः एहसास हुआ कि एक कुलीनगुर की असली ताकत कितनी भयानक थी। लिन युआन को 80 पौधे प्रकार के परी भेजने के अलावा, जिन्हें शुद्ध आत्मा क्यूई के साथ परिवर्तित किया जा सकता था, सन निंगजियांग ने उसे विकसित करने के लिए अन्य पौधे प्रकार के परी भी भेजे थे। इन अन्य बहुमूल्य पौधों प्रकार के फेया को रूपांतरित कर दिया गया था। यद्यपि इन रूपांतरित परियों की तुलना गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोतियों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनमें से कुछ में तुलनीय क्षमताएं थीं। प्रत्येक पादप प्रकार के परी को कुछ वर्षों तक पोषित किया गया था और वह एक अनुभवी गुट को मजबूत कर सकता था। उनमें से एक का विकास उसनिया से हुआ था, जो कि परी भी नहीं था। उसनिया को सूर्य परिवार से कुछ अज्ञात पोषण प्राप्त हुआ था और वह प्रसिद्ध सैनिक राशन मूली के रूप में विकसित हुआ था। सोल्जर राशन रेडिश अपने नाम के अनुरूप ही थी।
सोल्जर राशन मूली के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर थे। यह न केवल पौधे प्रकार के फे की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था, बल्कि अन्य फे और यहाँ तक कि कुछ स्पिरिट क्यूई पेशेवर भी इसका सेवन कर सकते थे। भले ही उनका स्वाद अच्छा ना हो, लेकिन सोल्जर राशन मूली की पत्तियां हर उस जीवन शक्ति तत्व को फिर से भर सकती हैं जिसकी एक जीवन को ज़रूरत होती है। हालांकि ये सोल्जर राशन मूली का अद्भुत गुण नहीं था, बल्कि यह कि यह किसी भी अन्य जीवन रूप की तुलना में अधिक तेजी से मेरिस्टेम बना सकती थी। जब यूस्ट्रिया प्लेटिनम ग्रेड में विकसित हुआ तो ये हर दिन 1000 से अधिक नए प्लेटिनम यूस्ट्रिया विकसित कर सकता था और लगभग 100 छोटे प्लेटिनम शाकाहारी परियों को पाल सकता था। चूंकि उसनिया की उत्पादन दर बहुत ऊंची थी और इसमें संसाधनों के अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसनिया ने उत्पादन प्रकार के फेयों के बीच अपनी उच्च स्थिति को मजबूत कर लिया था। फिर भी प्लेटिनम उसनिया प्लेटिनम सोल्जर राशन रेडिश के सामने टिक नहीं सका। जब सॉटूथ डिवोर्ड चींटियों ने गोल्डन एज सिटी में उत्पात मचाया था, तब उन्होंने गोल्डन एज सिटी में लगभग सब कुछ खा लिया था और गोल्डन एज सिटी के अरबों निवासियों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। शेफ सुप्रीम ने महत्वपूर्ण क्षण पर आकर 200 सोल्जर राशन मूली उपलब्ध कराए। सोल्जर राशन मूली की 100 मूली गोल्डन एज सिटी के 3 अरब निवासियों को दे दी गई थी, जबकि अन्य 100 मूली को सॉटूथ डिवोर्ड चींटियों को रोकने के लिए अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया था। यद्यपि 100 सैनिक राशन मूली गोल्डन एज सिटी के प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर सकी, फिर भी इसने ये सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी भूख से न मरे। लेकिन शेफ सुप्रीम द्वारा उपलब्ध कराए गए 200 प्लेटिनम सोल्जर राशन मूली प्लेटिनम ग्रेड नहीं थे। इसके बजाय वे शिखर सुजरेन थे। सोल्जर राशन रेडिशेज लगातार खुद को विभाजित कर सकते थे और इस प्रकार वे सॉटूथ डिवॉयर चींटियों की लहर को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। अन्यथा गोल्डन एज सिटी तब तक जीवित नहीं रह पाती जब तक कि जहरीली धूल वाले टिड्डे सॉटूथ डिवॉयर चींटियों को मारने के लिए नहीं आ जाते। इस घटना के कारण सोल्जर राशन रेडिश पहली बार आते ही लोकप्रिय हो गई। जब आधारभूत संसाधनों की बात आई तो इसकी चर्चा आइलैंड वेल जितनी ही हुई। इसके बाद शेफ सुप्रीम ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि सोल्जर राशन रेडिश को यूसनेया से रूपांतरित किया गया था। ये जानते हुए भी कि सैनिक राशन मूली कहाँ से आई है, अन्य सृजन मास्टर असहाय थे। अप्रत्याशित रूप से सन परिवार के कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में सोल्जर राशन रेडिश जैसी दुर्लभ चीज पैदा हो गई। जब लिन युआन सैनिक राशन मूली की गुणवत्ता विकसित कर रहा था तो उसने जानबूझकर इसके पत्तों का एक हिस्सा छोड़ दिया था ताकि वह उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में काट सके। हालांकि लिन युआन को यकीन नहीं था कि उसके द्वारा काटे गए पत्ते बच पाएंगे या नहीं। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद लिन युआन को यकीन था कि सैनिक राशन मूली के पोषण और आत्मा क्यूई की एकाग्रता के बीच कोई संबंध नहीं था। ये पहली बार था जब लिन युआन की शुद्ध आत्मा क्यूई को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसे वह हल नहीं कर सकती थी। जीनियस, जिसने पिछले कुछ दिनों में क्लास 4 स्कॉलर, क्लास 4 स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट और क्लास 4 फे ऑब्जर्वर की जानकारी सीखी थी, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सोल्जर राशन मूली की सावधानीपूर्वक देखभाल कर रहा था, जिसके पत्ते काट दिए गए थे। थका हुआ लिन युआन सोफे पर बैठा था। अचानक उसे लगा कि कोई ठंडी चीज उसकी हथेलियों के चारों ओर लिपट गई है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटा सा 7 सिर वाला सांप उसके हाथ के चारों ओर लिपटा हुआ था और अपनी जीभ हिला रहा था। लिन युआन ने सांप को देखा और कहा, नमस्ते वरिष्ठ बैंगनी दानव। जब लिन युआन ने स्वप्नभक्षी चमगादड़ और रात्रि विपत्ति कौवे का मांस बैंगनी दानव को खिला दिया तो बैंगनी दानव के सबसे छोटे अंधेरे प्रकार के ऊर्जा सिर ने तुरंत नीले सिर को मुख्य सिर के रूप में बदल दिया। बैंगनी दानव के अंधेरे प्रकार के ऊर्जा प्रमुख के व्यक्तित्व ने शरीर पर कब्जा कर लिया और लिन युआन के साथ बहुत घनिष्ठ हो गया, या बल्कि बेहद आभारी हो गया। उस समय लिन युआन ने हवेली के प्रवेश द्वार को देखने के लिए अपना सिर उठाया और सोचा, चूंकि बैंगनी दानव वापस आ गया है, डुआनहे को किसी भी क्षण प्रकट होना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, डुआनहे की आकृति जल्द ही लिन युआन की नज़र में आ गई। लिन युआन ने ध्यान से देखा कि जब डुआनहे ने बैंगनी दानव को देखा तो वह वहीं रुक गया और उसके चेहरे पर एक परेशानी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने सिर के पीछे बिखरे बालों को खींचा। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में जब उसने खुद को बंद कर लिया था, डुआनहे ने पर्पल डेमन को मिथक 2 विश्व शुद्धिकरण का अनुभव कराने के लिए लाया था। एंडले समर और मदर ऑफ ब्लडबाथ भी मदद के लिए गए थे। लिन युआन ने पुष्टि की कि बैंगनी दानव पर 7 सिर थे और नया सबसे छोटा सिर लगभग अदृश्य था। 7 सिर इस बात का संकेत थे कि पर्पल डेमन सफलतापूर्वक मिथ 2 तक विकसित हो चुका था। पर्पल डेमन के मिथ 2 में विकसित होने के बाद वह मानव रूप ले सका। डुआन को पर्पल डेमन के साथ एक सामान्य पति पत्नी की तरह रहने का अपना पुराना सपना पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। अब उसे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी खिन्नता क्यों थी? अचानक लिन युआन को अपने हाथ से भार हटता हुआ महसूस हुआ। काले बालों वाली एक मनमोहक लड़की जो एक तंग बैंगनी पोशाक में थी, डुआनहे के बगल में दिखाई दी।
लड़की की आंखों के पास एक आंसू जैसा तिल था जो उसे आलसी दिखा रहा था। लिन युआन को पता था कि यह लड़की बैंगनी दानव का मानव रूप थी। यदि उसके रूप को आंका जाए तो लिन युआन को लगा कि वह एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लडबाथ से थोड़ी बेहतर दिखती है। डुआन हे इस रूप रंग से असंतुष्ट क्यों होगा? क्या उसे बदसूरत लड़कियां पसंद थीं? जब डुआन हे ने लिन युआन को देखा तो वह बहुत गुस्से में था। लिन युआन, आओ और मेरे लिए बोलो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है? लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मामला प्रेम प्रसंग कैसे बन गया? लिन युआन की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। उसे कैसे पता चलता कि डुआन हे के निजी मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए? डुआन हे ने बैंगनी दानव पर एक कड़वी नज़र डाली जो उस पर मीठी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहा था। डुआन हे की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बैंगनी दानव के नीले सिर का व्यक्तित्व खुशमिजाज था। हालांकि यह थोड़ा बचकाना था, डुआन हे को यह बहुत प्यारा लगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि काले प्रकार के सिर का एक यान्डेरे व्यक्तित्व होगा। जब उसने देखा कि काले प्रकार का सिर अन्य सिरों की तुलना में कितना बड़ा था तो डुआन हे को पता था कि उसे अपना बाकी जीवन इसी यान्डेरे के साथ बिताना होगा। उसने बस इतना किया कि लिन युआन को अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को खोजने में मदद की और उनके साथ कानून स्रोत क्रिस्टल के लिए व्यापार किया। जब वे स्पिरिट फूड पवेलियन में भोजन का ऑर्डर दे रहे थे तो अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों ने सांप का मांस ऑर्डर किया था। डुआन ने सांप का मांस नहीं खाया था, उसने सिर्फ डिश को देखा था। पर्पल डेमन ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप क्यों लगाया था? इसके अलावा डुआन हे ने यह भी नहीं देखा था कि पकवान में जिस सांप का इस्तेमाल किया गया था वह मादा थी। इससे पहले कि डुआन हे लिन युआन से कुछ और कह पाता, बैंगनी दानव ने उसका कान पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। वेन यू ने 3 खजाने वाली चाय के बर्तन को उबालना समाप्त कर दिया था और लिन युआन के लिए एक कप डाला था जब उसने कहा, युवा गुरु, मैंने जिस पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया है उसका नाम खगोलीय संसद है। इसमें हर हफ्ते एक खगोलीय संसदीय बैठक आयोजित करने की क्षमता है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वेन यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा की गहराई में खगोलीय संसद को सक्रिय कर दिया। लिन युआन ने देखा कि एक पल में वेन यू के माथे के बीच में एक बिल्ली की आंख जैसा पत्थर उभर आया। लिन युआन ने बिल्ली की आंख में एक विशाल तारों से जगमगाता स्थान देखा जहां एक गुप्त बैठक क्षेत्र तैयार था और वेन यू द्वारा बैठक आयोजित करने की प्रतीक्षा कर रहा था। लिन युआन ने बिल्ली की आंख की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। उसने जो देखा उससे उसके नथुने तुरंत फैल गए। युआन ने देखा कि बिल्ली की आंख की विशेषताएं थीं। पवित्र स्रोत का नाम खगोलीय संसद, पवित्र स्रोत प्रजाति, स्रोत वंश, पवित्र स्रोत प्रजाति, पवित्र स्रोत सितारा, ग्रेड 1 सितारा, पवित्र स्रोत प्रकार, रहस्यवादी क्षेत्र, क्षमताएं, स्टार स्पिरिट सीट। जब खगोलीय संसदीय बैठक हो रही हो तो 12 राशि नक्षत्र सीटों पर बैठे सदस्य इच्छाशक्ति और कानूनों के साथ उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटों पर बैठे सदस्यों के साथ संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। खगोलीय संसद दूसरा पवित्र स्रोत जीवन रूप था जिसे लिन युआन ने सच्चे डेटा का उपयोग करके जांचा था। हालांकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों से भिन्न थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का निर्माण अनुग्रह रानी और दंड की तलवार के सम्मिलन से हुआ था। जब ट्रू डेटा ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की विशेषताओं की जांच की तो उसके पवित्र स्रोत प्रकार में 3 प्रश्न चिन्ह दिखाए गए थे। दूसरी ओर वेन यू की खगोलीय संसद के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इसका पवित्र स्रोत प्रकार रहस्यवादी क्षेत्र था। लिन युआन खगोलीय संसद की स्टार स्पिरिट सीट देख सकता था और जानता था कि संसदीय बैठकों के दौरान संसाधनों के आदान प्रदान के लिए कानूनों और इच्छाशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि 12 राशि नक्षत्र सीटों और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीट के बीच किस पैमाने, क्षमताओं या यहाँ तक कि क्या अंतर था। लिन युआन को लगा कि यह मोबियस के ग्रेड के कारण था। जब लिन युआन कोमा से जागा और उसे पता चला कि उसे मोबियस है तो उसने देखा कि आंटी झांग का आतंकित खरगोश एक मौलिक प्रकार के जीवन रूप का मुखौटा था। हालांकि नॉर्मल मोर्बियस टेरर रैबिट की क्षमताओं और विशिष्ट कौशल के बारे में नहीं बता सका। एक बार जब मोबियस कांस्य ग्रेड में विकसित हो गया तो लिन युआन उस जानकारी को देख सकता था जब उसने मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडलेस समर की विशेषताओं की जांच की। इसका मतलब यह था कि जब मोबियस विकसित हुआ तो न केवल परमानंद की शुद्ध भूमि विकसित हुई बल्कि सच्चा डेटा भी मजबूत हो गया। जब मोबियस सिल्वर ग्रेड में विकसित हुआ तो लिन युआन को अधिक जानकारी देखने में सक्षम होना चाहिए जब उसने पवित्र स्रोत जीवन रूपों की विशेषताओं की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। वेन यू ने अपनी आंखें खोली और देखा कि लिन युआन की नज़र उसके माथे पर लगे बिल्ली की आंख के पत्थर पर टिकी हुई थी। उसके गालों पर लाली की एक लकीर उभर आए और उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, मेरे माथे पर बिल्ली की आंख का पत्थर खगोलीय संसद का मुख्य अंग नहीं है। ये सिर्फ माध्यम है। वास्तविक खगोलीय संसद एक स्वप्नलोक है जो सितारों से जुड़ा हुआ है। वेन यू के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसे भी लगा कि उसका स्पष्टीकरण बहुत चौंकाने वाला था।
लिन युआन को शायद समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। फिर भी खगोलीय संसद की क्षमता का वर्णन करना मुश्किल था। लिन युआन के लिए खगोलीय संसद को समझने का सबसे अच्छा तरीका संसदीय बैठक में भाग लेना था। लिन युआन कुछ सोचते हुए कह रहे थे, मुझे खगोलीय संसद के बारे में सामान्य जानकारी है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 12 राशि चक्र नक्षत्र सीटें और उत्तर दक्षिण नक्षत्र सीटें क्या हैं? लिन युआन के शब्दों ने वेन यू को अचंभित कर दिया। वेन यू को याद आया कि जब उसने पहली बार खगोलीय संसद के साथ एक मज्जा अनुबंध किया था और जब उसने अपनी पहली ध्वनि निकाली थी, तब मिस्टिक मून को भी नहीं पता था कि खगोलीय संसद की क्षमता क्या थी। आश्चर्य की बात यह है कि लिन युआन ने तुरंत स्टार स्पिरिट सीट के विवरण के बारे में पूछा था। वेन यू ने हैरानी से लिन युआन को देखा। क्या वह खगोलीय संसद की क्षमता की जांच कर रहा था जब वह मेरे माथे पर लगे बिल्ली की आंख के पत्थर को देख रहा था? उसे याद आया कि मिस्टिक मून ने कहा था कि एक पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताएं हर आत्मा क्यूई पेशेवर का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होती हैं। यहाँ तक कि जब क्षमताओं का उपयोग किया जाता था तब भी ये पता लगाना मुश्किल था कि वास्तव में वे क्षमताएं क्या थीं। अप्रत्याशित रूप से लिन युआन ने लगभग तुरंत ही खगोलीय संसद की क्षमता को पहचान लिया था। केवल लियू जी को ही पता था कि लिन युआन ने एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था। ये बेहतर था कि कम लोगों को इस तरह के मामलों के बारे में पता हो, इसलिए लियू जी ने वेन यू को नहीं बताया था। जब वेन यू मिस्टिक मून से पवित्र स्रोत जीवन रूप स्वीकार कर रही थी तो वह उसके साथ कोई अनुबंध नहीं करना चाहती थी। रहस्यवादी चंद्रमा ने उससे इसका कारण पूछा और पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिन युआन को एक पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंध करने का मौका देना चाहती थी। उस समय मिस्टिक मून को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने वेन यू को बताया था कि लिन युआन ने बहुत पहले एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था। तभी वेन यू ने मिस्टिक मून द्वारा दिए गए पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ अनुबंध बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। उसने अनुमान लगाया कि लिन युआन के पवित्र स्रोत जीवन रूप में अन्य प्राणियों को देखने की क्षमता थी, लेकिन यदि उसका अनुमान सही भी होता तो भी वह खगोलीय संसद की क्षमता को नहीं देख पाता क्योंकि उसने उसे इस क्षमता का उपयोग करने का निर्देश नहीं दिया था। यदि किसी और के पास ये क्षमता होती तो वेन यू शायद सतर्क हो जाती। हालांकि चूंकि यह लिन युआन था, वेन यू ने अधिक गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा मिस्टिक मून ने वेन यू को कई बार याद दिलाया था कि वह खगोलीय संसद की क्षमता के बारे में अन्य लोगों को न बताए। वेन यू ने यह भी निर्णय लिया था कि जैसे ही वह लिन युआन को देखेगी उसे खगोलीय संसद की क्षमता के बारे में बता देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि खगोलीय संसद की क्षमता स्काई सिटी के विस्तार के लिए बहुत फायदेमंद होगी। उसे याद आया कि मिस्टिक मून ने कहा था कि लिन युआन ने अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से दिव्य लकड़ी संघ तक विस्तार करने की योजना बनाई है। चूंकि वह बाहरी इलाकों पर अपनी नज़रें जमाए हुए था, इसलिए खगोलीय संसद की स्टार स्पिरिट सीट की क्षमता काम आएगी। स्वप्नलोक का उपयोग किया जा सकता है ताकि स्काई सिटी विशाल लेकिन गुप्त स्थान में और भी अधिक फूल उगा सके। युवा गुरु, खगोलीय संसद एक स्टार तक पहुंच गई है। मेरी आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को देखते हुए मैं हर हफ्ते एक बैठक आयोजित कर सकता हूं। क्यों न मैं बाद में एक बैठक शुरू करूं और आप भी भाग ले सकते हैं। मैं बैठक में आपको सीटों के बीच का अंतर समझाऊंगा और आप 12 राशि नक्षत्र सीटों में से किसी एक के साथ अनुबंध कर सकते हैं, वेन यू ने समझाया। लिन युआन उत्साह से अभिभूत हो गया।